गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आज हम गुड पढ़ेंगे आफ्टरनून सर। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज। ठीक है, सभी लोग अपना माइक म्यूट करें। भारत की खोज, इसमें जो पहला लेसन है अहमदनगर का किला। ठीक, अहमदनगर का किला जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है इस बुक को। इस बुक का जो नाम है भारत की खोज। और ये अहमदनगर के किला में है क्या? सन 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तार करके उनको जिस जेल में भेजा गया था उस जेल का नाम था अहमदनगर का किला। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उस समय जेलें कम पड़ रही थी, भारत के लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो जेलों में जगह कम पड़ गई थी भारतीयों को कैद करने के लिए। तो जो बड़े बड़े किले थे उन किलों में अंग्रेजों ने भारतीयों को कैद करना शुरू कर दिया था। तो इसी क्रम में अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद कर लिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी अहमदनगर के किले में एक बुक लिख डाली, एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है भारत की खोज। तो शुरुआत कब किया था उन्होंने? अहमदनगर का किला पाठ से 13 अप्रैल सन 1944 को लिखा उन्होंने। और क्या लिखा? यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे प्रकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, तब से हर बार नया चांद उगता है। तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो अगर यहाँ पर हम ये जानकारी रखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी ये यात्रा थी, तो 9वीं जेल यात्रा थी। और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो कितने महीने हो गए उनको? 20 महीने हो गए थे उस जेल में पहुंचे हुए। और वहां पर वो महीनों का अंदाजा कैसे लगाते थे? आजकल की तरह घड़ी मोबाइल इत्यादि तो था नहीं, तो महीनों का अंदाजा लगाते थे चांद को देख करके। शुक्ल पक्ष शुरू होता था, पूर्णिमा होती थी, तो उन्हें लगता था कि हाँ 1 महीना पूरा हो गया। फिर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। यानी जब भारत आजाद हो गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उस समय इसी अहमदनगर के किले की उन्होंने यात्रा की थी। और ये देखिए जन सैलाब, जन समूह उनके साथ गया था। आगे जानते हैं। ये देखिए रूम नंबर 8, ये उस कमरा का नंबर है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1942 से 45 तक जिस कमरे में जेल में रखा गया था, ये उस रूम नंबर का ये नंबर प्लेट लगी हुई है। देखते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि मैं यहाँ पर हूँ, इतना समय मुझे व्यतीत करना है, तो कुछ मैं ऐसा काम करूं जिससे हमारे देश के भविष्य का कुछ हित हो सके। तो देखते हैं क्या करते हैं। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में भी बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियां देखी थी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है।
घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना है, आज भी याद की जाती है। ये घटना है चांद बीबी नाम के एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। दुरभिसंधियां का मतलब होता है राजाओं के बीच में वे संधियां जो बुरा रूप धारण कर लेती थी, यानी बाद में धोखे का कारण बनती थी। संधि कर लेते थे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे और मौका पा करके दूसरे की हत्या कर दी जाती थी, ये थी दुरभिसंधियां, दुर्धन आभिधन संधियां। अच्छा, चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, तैयार हो? हाँ, उमेश गुप्ता। यस सर। हाँ बेटा, आपको ये बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ के किले में कैद करके रखा गया था? सर अहमदनगर के किले। अहमदनगर के किले में, बहुत अच्छा। चलिए अब अगला प्रश्न बताएंगे कौन? निष्ठा पांडे। यस सर। आपको ये बताना है, अभी अभी हमने पढ़ा कि अहमदनगर का किला इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, तो आप बता सकती हैं क्यों प्रसिद्ध है? कोई एक कारण बताइए। निष्ठा पांडे, कोई कारण बताइए। अच्छा, आयुष मिश्रा, चलिए बताना चाहते हैं, आयुष मिश्रा। सर इसने कई दुर्भिक्षण देखी। सर इसने कई युद्ध और दुर्भिसंधियां देखी हैं। योद्धा और दुर्भिसंधियां देखी है, बहुत अच्छा। हाँ स्वर्णिमा, क्या बताना चाहती हैं? सर अहमदनगर का किला इसीलिए इतिहास में बहुत जाना जाता है, मतलब जाना जाता है, चांद बीबी नाम की एक महिला थी, उनके साहस की वजह से उन्होंने इस किले को बचाने के लिए अकबर की सेना से युद्ध किया था और बाद में उनके अपनी सेना के किसी आदमी ने उनको मार डाला था, उनकी हत्या कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वर्णिमा, आपने बताया। तो जैसे कि हम झांसी के किले का इतिहास जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से चांद बीबी भी बहुत प्रसिद्ध है। अब झांसी की रानी को इसलिए हमने ज्यादा जानते हैं क्योंकि झांसी की रानी लड़ी थी अंग्रेजों से, तो भारतीय इतिहासकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ा उसको तो खूब बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, लेकिन जिन लोगों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की, अकबर जैसे महान बड़े शासक के खिलाफ लड़ाई की, ऐसी महिला को हमारे इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना शायद दिया जाना चाहिए था। बहुत अच्छा बताया स्वर्णिमा आपने। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि चांद बीबी नाम की एक बहुत ही साहसी महिला थी जिन्होंने अकबर से लड़ने का साहस किया था। अकबर उस समय की विशाल सेना और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई थी, इसलिए चांद बीबी को लोग याद करते हैं। जब हम छोटे थे तब चांद बीबी नाम का पाठ एक बुक में था, कक्षा 4 या 3-4 की बुक में हम पढ़ा करते थे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न जानेंगे, लेकिन पहले और पढ़ लेते हैं। तो सभी लोग अपना माइक म्यूट करें, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं अब तक आजाद नहीं हो जाता। जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था
कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो देखिए बात क्या है, लेखक ने पहले अपने दिनचर्या बताई कि वहां पर अहमदनगर के किले में मैं क्या काम करता था, बागवानी का काम करना, खुदाई का काम। अब खुदाई का काम हुआ नहीं क्योंकि नीचे पत्थर वत्थर बहुत पड़ गए और संसाधन भी नहीं थे, अधिकारियों ने इजाजत भी नहीं दी। तो लेखक ने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने लिखने के बारे में सोचा, लेकिन सोचा मैं लिखूं क्या, भविष्य के बारे में लिख नहीं सकता क्योंकि मैं कोई पैगंबर थोड़ी हूँ, यानी भविष्य वक्ता, कोई भगवान नहीं हूं मैं। और रही बात पुराने बातें लिखना, इतिहास लिखना, तो वो भी किसी विद्वान का काम है, क्योंकि इतिहास बहुत कठिन चीज है। अगर कुछ गलत फलत लिख दिया तो लोग कहेंगे ये गलत लिख दिया, लड़ाई करेंगे हमसे, झगड़ा करेंगे, मारेंगे। तो लिखूं क्या? तो उन्होंने सोचा कि जो भी मेरे विचार हैं और जो भी मैं काम करता हूँ और जो भी मुझे थोड़ी बहुत समझ में आता है, मैं उसको लिखता हूँ। और तभी कहते हैं कि ये अतीत के भारी बोझ से एक मुक्ति मिलती है, कि हम ये नहीं कहते कि हम कोई बहुत बड़ी चीज लिखने जा रहे हैं। अगर हम कहेंगे हम केवल अपने विचार लिखने जा रहे हैं तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, अतीत का दबाव क्या होता है? इसको हम पढ़े उससे पहले कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, शुभ अग्रवाल। यस सर। आपको ये बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जहाँ खुदाई करते थे तो वहां खुदाई का काम क्यों रोक देना पड़ा? सर क्योंकि वहां पे पत्थर बड़े बड़े अटकने लगे थे। अच्छा, और दूसरा अधिकारियों की इजाजत भी नहीं मिली थी। यस सर। अधिकारियों की तो इजाजत नहीं मिली, और यस सर। दूसरा वहां पर पत्थर भी बहुत पड़ गए, और उनके पास सबसे बड़ी चीज क्या थी? संसाधन नहीं थे। उनके पास साधन नहीं था। हाँ, संसाधन नहीं थे। संसाधन का मतलब बहुत गहराई से मिट्टी कैसे निकाली जाए, बहुत गहराई से पत्थरों को कैसे निकाला जाए, रस्सी इत्यादि, ये सब नहीं था। अच्छा, चलिए तो अब आगे जानते हैं अतीत का दबाव क्या होता है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिव्यक्त करता है। कभी कभी ये दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, भारत मसलन और चीन की सभ्यताएं। कहने का मतलब लेखक के कि अतीत का दबाव, एक तो अतीत का भार, तो अतीत के भार से मुक्ति मिल गई। हम ये कह करके कि हमने ना तो भविष्य के बारे में हमको लिखना है, न ही इतिहास कुछ लिखना है, हमें अपने विचार लिखना है, एक से मुक्ति मिल गई। लेकिन दबाव है क्या? भारत जैसे देश के बारे में अपने विचार लिखना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि बहुत प्राचीन सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। तो फिर लेखक क्या कहते हैं, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूं? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया है, उन विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुख यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है? मैं इस सब का वारिस हूं, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। कहने का मतलब लेखक ने कहा कि मैं दबाव लेकर के क्यों लिखूं, मैं केवल ये लिखूंगा कि मैं किसका वारिस हूं। वारिस मतलब उत्तराधिकारी। अब किसके वारिस हैं हम अपने को भी कह सकते हैं, हम भारत के उत्तराधिकारी हैं। किन बातों का? यहाँ पर उन्होंने दिया
मानवता ने दसियों हजार साल से जो हासिल किया हम उसके उत्तराधिकारी हैं, जो विजय हासिल की उसका उत्तराधिकारी है, जो उन्होंने हार हासिल की यानी जो पराजय मिली, दुख मिला, कष्ट मिला, वो भी हमारे पूर्वजों को ही मिला है। जीत मिली तो हमारे पूर्वजों को मिला है। हैरत अंगेज साहसिक कार्य भी किया है तो हमारे पूर्वजों ने किया है। राम का समुद्र पर पुल बना करके जाना क्या साहसिक कार्य नहीं है? उसके भी हम उत्तराधिकारी हैं। भारत ने किस प्रकार से अपना राज्य राम को समर्पित कर दिया, ऐसी बातें क्या हमको आकर्षित नहीं करती हैं? क्या हम इसके वारिस नहीं है? सच में हम इसके वारिस हैं। तो हमारे इतिहास में जो अच्छी घटनाएं हुई हैं हम उनके भी वारिस हैं, और हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों को जो कष्ट मिला है हम उनके भी वारिस हैं। और ये मान करके लिखेंगे ना कि हम अपने परिवार की बातें लिख रहे हैं, तो फिर कोई दबाव नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अपने परिवार की बातें लिख रहे हैं ना, किसी दूसरे के परिवार की थोड़ी लिख रहे हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ। तो लेखक ने सही कहा कि मन तो है मेरा लिखने का, लेकिन विषय की कठिनाई और जटिलता से मुझे डर लगता है। कौन से विषय? भारत का अतीत, भारत का इतिहास सच में बड़ा कठिन है, जटिल है। क्यों कठिन और जटिल है? क्योंकि इसके इतिहास के बारे में पक्की जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि जो किताबें थी हमारे इतिहासकारों ने लिखी थी उसको तो विदेशी लोगों ने आके जला दिया, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आके नष्ट कर दिया। कुछ भी नहीं बचा है। पुराने मंदिर, पुराने महल, वो सब नष्ट कर दिए गए। पुराने जो शिलालेख थे, पत्थरों पे लिखी हुई चीजें, वो नष्ट कर दी गई। तो हमें केवल दंत कथाओं के आधार पर या विदेशों में जो हमारी किताबें चली गई हैं, या विदेशी यात्री जो आए थे, चाहे हुएन सांग हो या फाहियान हो, उन लोगों ने भी जो लिखा, मैगस्थनीज ने जो लिखा, उसके आधार पर हमें अपना इतिहास जानना है। या जो कुछ किताबें बच गई हैं उनके को आधार बना के हमें इतिहास लिखना है। और जटिलता भी कठिनता का ही एक पर्याय है। तो उम्मीद है आप सब समझ गए। जटिलता का मतलब होता है उलझा होना। हमारा इतिहास बहुत उलझा है कि जैसे कालिदास जी के बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इनका जन्म कब हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारी जटिलताएं हैं। अब जैसे भगवान राम के बारे में कोई नहीं आज तक पता लगा पाया है कि सच में इनका जन्म कब हुआ था। कोई 4 लाख साल पहले कहता है, कोई 5,000 साल पहले कहता है। तो जटिलताएं, कोई भगवान मानता है, कोई मनुष्य मानता है। तो ये बहुत जटिलताएं, कठिनाइयां हैं। लेकिन लेखक डरता नहीं है और अंत में लिखने का प्रयास करता है। चलिए तो कुछ आपसे प्रश्न पूछ लें। तो सबसे पहली चीज, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस पाठ में तो पहले आप लोग पूछिए। चलिए, किसी को नहीं कुछ पूछना तो मैं पूछता हूं। मेरा प्रश्न है, अनन्या अग्रवाल। यस सर। बेटा आपको ये बताना है कि लेखक को किस बात से बहुत डर लगता है। माइक म्यूट हो गया अनन्या तुम्हारा। अनन्या अपने माइक को अनम्यूट करो। हाँ, अब बोलिए कि भारत को किस बात से डर लगता है, लेखक को किस बात से डर यस लगता सर। है, लेखक को किस बात से डर लगता है। चलिए नंदनी बताइए। नंदनी बोलो। शुभ अग्रवाल तुम बोलो।
सर अतीत को लिखने में उसको डर लगता है। हाँ, अतीत को लिखने में, अतीत के विषय में जो कठिनाइयां हैं उनको लिखने से लेखक को डर लगता है। बहुत अच्छा। यस तो आज कुछ और चर्चा कर ले। उससे पहले मैं एक आपको प्रश्न देता हूं। प्रश्न ये है, यहाँ से देख लीजिए, मैं इस सब का वारिस हूँ, ये प्रश्न यहाँ पर लिखा है। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे? लेखक किसका वारिस है? लेखक किन सब का वारिस है? प्रश्न ये होगा, इस सब का जो लिखा है यहाँ पर, इस सब का क्या अर्थ है? सर सुनाई नहीं दे रहा। सर नंदनी के घर से वॉइस आ रही है। बेटा आवाज नहीं करना। मैं इस सब का वारिस हूँ। नंदनी बेटा अपना वीडियो ऑन करो जरा। मुझे शक हो रहा है कि नंदनी है नहीं। यस सर, कोई और है लगता है। नंदनी की वॉइस है। नंदनी वीडियो ऑन करो। छोड़ दिया क्या नंदनी ने? यस सर शायद। हाँ, मुझे शक हो रहा था कि शक हो रहा था। नहीं, नंदनी अगर हैंड यस सर, हट गई। हाँ सर नंदनी नहीं है, कोई दूसरे नाम से। तो प्रश्न यह है, मैं इस सब का वारिस हूँ। लेखक यहाँ पर इस सब का किसके लिए प्रयोग कर रहा है? ये सारा उत्तर यहाँ तक मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो प्रश्न आपका ये है, लेखक किस सब का वारिस है? उसका उत्तर आपको लिखना है। यस सर। नोटबुक ओके? में से लिखना है। नोटबुक बनानी है इसकी। क्या नोटबुक बना के लिखना है आवाज नहीं आ रही? सर। इसको नोटबुक बना के वसंत में लिखना है। लिखना है। वसंत नोटबुक में लिखना है। और वसंत में मैंने जितने लेसन पढ़ाए हैं वो सब तैयार कर लेना है, क्योंकि अभी जो आगे एग्जाम होगा, सर रेडी है। एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे और एग्जाम लिखित होगा और आपको घर में लिखना होगा इसके प्रश्नों के उत्तर। इसलिए यस सर। व्याकरण में भी मैं आपको पत्र लेखन इत्यादि कुछ बताऊंगा, कहानी लेखन जैसे करके, ठीक है? तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम नहीं होगा, लिखने वाला एग्जाम होगा। इसमें अच्छी तैयारी करिएगा। और भारत की खोज से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, तो जो प्रश्न मैं अभी बता रहा हूँ उन्हीं में से कोई प्रश्न दिया जाएगा। तो जैसे ये प्रश्न लिख लेना, लेखक किस सब का वारिस है, ये प्रश्न है, और ये उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक? यस सर। चलिए, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है आज का दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका इस पैराग्राफ में है और प्रश्न इस तरीके से है, अहमदनगर का किला इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है? यस सर। अहमदनगर का किला इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? और ये चांद बीबी का प्रसंग आपको लिख देना है उसमें। ओके सर। यस हाँ सर। चलिए, और क्या पूछना है आपको? सर ये दोनों नोटबुक में कर लेंगे। बिल्कुल, नोटबुक बनानी है आपको। नोटबुक मैं जमा भी करवाऊंगा आपका। तो आप 20 तारीख सर को बसंत के नोटबुक में ही नहीं कर लेंगे? 20 तारीख तक सभी लोग अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। मैं कोई डेट बताऊंगा 20 के बाद जिसमें आपको जमा करना होगा। यस सर। ओके सर इसकी अलग से बनाएंगे सर कि इसी में कर लेंगे बसंत में? अलग अलग बनानी है सर। वसंत की अलग बनानी है, भारत की खोज की अलग बनानी है। सर हाफ करके कर यस सर। सकते हैं क्या सर? 20 से डिवाइड करके कर सकते हैं? कर लीजिए, अगर मोटी है आपकी वसंत की मोटी तो आप कर लीजिए। हालांकि भारत की खोज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारत की खोज में वसंत का कुल एक Yes, sir. ही होगा, आधे में करने की जरूरत है। तो हाफ कर लेंगे सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास समाप्त करें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।